हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन यार्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। तो दोस्तों आज हम लोग का जो टॉपिक बचा हुआ था अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जिसका नाम था अकाउंटिंग कन्वेंशंस, तो दोस्तों उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स पढ़ी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। इसके पहले के जो टॉपिक आपने पढ़े हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो वो आपको अच्छे से आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक दोस्तों है वो है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल। भैया आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो हम लोगों ने पढ़ चुके थे। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस आते हैं। ये कन्वेंशंस होते क्या है दोस्तों? ठीक है, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि भैया डिफाइंड एज अ कस्टम, ये इनको कस्टम बोला गया है। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज अडॉप्टेड आइदर बाय जनरल एग्रीमेंट, जो कि अडॉप्ट किया गया है, अकाउंटेंट ने जनरल एग्रीमेंट किया कि भैया जो ये अच्छी चीज़ है इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, और कॉमन कंसेंट, भैया कॉमन कंसेंट मतलब कि पूरे दुनिया के अंदर कुछ अकाउंटेंट्स जो हैं जिन्होंने चीज़ों को देखा समझा कि हाँ ये चीज़ सही है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए, तो वो बन गए कन्वेंशंस। भैया अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मानना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, बट कन्वेंशंस आपकी मर्जी, आप चाहो तो इस्तेमाल करो, चाहो तो मत करो, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपके पहले कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है। दोस्तों कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर यहाँ पे आपका नाम है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। तो पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मैटरिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसका दूसरा नाम है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। एक बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछ दिया था, कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। तो ये 3 कन्वेंशन अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है देखते हैं यहाँ पे हम लोग अच्छे से। तो पहला आपका कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। भैया ये कन्वेंशन क्या कहता है? अकाउंटिंग का नियम है, अकाउंटिंग के कन्वेंशन। ये कन्वेंशन कहता क्या? ये कन्वेंशन कहता है भैया कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको छुपाओ मत, उसको डिस्क्लोज कर दो। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाना नहीं चाहिए, उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए, अकाउंटिंग के अंदर दिखा देना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को छुपाओ मत। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भैया डिस्क्लोज कर दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो देखो वाई मेकिंग अकाउंटिंग, जब भी अकाउंटिंग करो रिकॉर्ड केयर शुड बी टेकन, ध्यान दो, टू डिस्क्लोज, जितने भी इसको डिस्क्लोज कर दो, और मटेरियल, मटेरियल मतलब होता है काम की इंफॉर्मेशन, एंड नो कैंसिल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट। भैया कैंसिल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कंसील है। ठीक है ना, इसको आप लोग ठीक कर सकते हो, नो कंसील। भैया किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। तो भैया कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर बस इतना कहता है कि जो भी काम की इंफॉर्मेशन है उसको अकाउंटिंग में डिस्क्लोज करो। कंसील मतलब होता है छुपाओ मत, कोई भी इंफॉर्मेशन को कंसील मतलब छुपाने की जरूरत नहीं है। ओके, हियर एम्फेसिस ओनली ऑन मटेरियल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे फोकस किया गया है केवल मटेरियल इन्फॉर्मेशन, जो काम के इन्फॉर्मेशन होती है, नॉट इमटेरियल इन्फॉर्मेशन। भैया कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि काम के नहीं होती है, तो उसको रिकॉर्ड करके क्या फ़ायदा। ठीक है, तो भैया फुल डिस्क्लोजर। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं, तो भैया इससे होता क्या है, कभी भी अपने को ट्रू पोजीशन पता नहीं चल पाती है। तो इसी ये बोला गया है कि अब भैया जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करो। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर हेल्प्स इन द अप्रेजल ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर भैया फुल डिस्क्लोजर करेंगे तो बिजनेस की ऑपरेटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है अपनी। ठीक है ना, एंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फुट नोट्स। दोस्तों ये आप याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब भी बैंक आपकी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट के नीचे बनता है फुट नोट। फुट नोट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन नहीं हमें दिखा पाते हैं बैलेंस शीट में, उसको बाहर दिखा देते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट कहीं पे किया हुआ है तो आप अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिखाते होगे, इन्वेस्टमेंट की वो बुक वैल्यू, भैया जो बुक वैल्यू है वो दिखाते होगे। अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट में कौन सी वैल्यू है ये दिखाते होगे बैलेंस शीट के फुट नोट में। तो पूछता है कि भैया बैलेंस शीट के फुट नोट में हम लोग इन्फॉर्मेशन क्यों दिखाते हैं, क्या इसका रीजन है? तो भैया कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये इसका एग्जांपल होगा। ठीक है ना, क्या देगा? एग्जांपल दे देगा कि भैया हम लोग इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को क्यों बैलेंस शीट के फुट नोट में डिस्क्लोज करते हैं, बिकॉज ऑफ दी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर बस ये कहता है कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी मटेरियल काम की इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करो, छुपाओ मत, कंसील मत करो। ओके, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फुट नोट, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है। कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती है? वो लायबिलिटीज जो भी हुई नहीं है, होने वाली हैं, हैपनिंग ऑन दी हैपनिंग। भैया ये चीज़ें होंगी तब वो लायबिलिटीज होंगी। तो भैया कंटीजेंट लायबिलिटीज जब हैपनिंग होंगी तब होंगी, लेकिन उसको भी क्या बोलते हैं बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाया जाता है। ठीक है, इफ
इफ एनी चेंज इन दी मेथड ऑफ वैल्यूएशन, अगर मान लो आपने डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज किया, ठीक है, कि भैया डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया, या फिर आपने क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इट शुड बी डिस्क्लोज इन दी बैलेंस शीट बाय फुटनोट। अगर आपने किसी मेथड को चेंज किया कि भैया आपने इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड को चेंज कर दिया, ठीक है ना, तो वो चेंज कर दिया, ये बात आपको बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखानी पड़ती है। या फिर कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन चेंज की या कुछ भी किया तो आपको बैलेंस शीट में या फिर बिजनेस के अंदर आपको उसको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। किसके कारण से? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के कारण, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भैया फुटनोट वाला, कंटीजेंट लिएबिलिटी वाला और आपका इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है। तो भैया ये समझ में आ गया अपने को कि बहुत आसान सा अपना कन्वेंशन था। अब दूसरा कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मैटरिटी। कन्वेंशन ऑफ मैटरिटी, भैया ये कन्वेंशन क्या कहता है? ये कन्वेंशन जो है, ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है। ये क्या है? आपका एक्सेप्शन है। किसका? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। इसको यहाँ पे लिख लो कि ये क्या है, आपका एक्सेप्शन है, ठीक है ना। एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि, ठीक है ना, कि कन्वेंशन ऑफ मैटरिटी इज द एक्सेप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब ये कन्वेंशन क्या कहता है? ये कन्वेंशन बस इतना सा कहता है कि भैया अकाउंटिंग के अंदर केवल उन इन्फॉर्मेशन को दिखाओ जो काम की हैं, जो काम की नहीं है उनको मत दिखाओ। जो आप कहोगे सर ये तो वही हो गया ना, नहीं भैया, ये कहता है कि जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उनको दिखाओ, जो काम की नहीं है उनको मत दिखाओ। और ये भी कहता है, एग्जाम्पल समझो पहले, मान लो कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। अगर भैया अकाउंटेंट सारे खर्चों को रिकॉर्ड करने लगेगा तो जो अपना खाता है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो भैया बहुत दिक्कत, बल्कि बन जाएगा ना, तो बहुत दिक्कत होगी काम करने में। तो भैया ये मेथड ये कहता है जो काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है या तो उनको मत दिखाओ, अगर दिखाना है तो किसी और आइटम के साथ में मर्ज करके दिखाओ। इसीलिए आप लोग अपने बैलेंस शीट के अंदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस देखते होगे। मिसलेनियस मतलब होता है छोटे छोटे खर्चे। अब छोटे मोटे खर्चे कंपनी मान लो कि 10,000 की है, तो 10,000 में चाय कंपनी मंगाई है, कंपनी नाश्ता मंगाई है, कंपनी कुछ और की है, तो वो खर्चा अलग अलग नहीं दिखाओगे ना, आप सब खर्चे को जोड़ दिए और दिखा दिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या होगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बल्कि नहीं होगा। तो ये कन्वेंशन क्या कहता है? ये कन्वेंशन कहता है भैया अगर जो काम की इन्फॉर्मेशन केवल उनको डिस्क्लोज करो, जो काम की नहीं है या तो उनको मत दिखाओ, अगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो अगर दिखाना है तो किसी और आइटम के साथ में सब अस्यूम्ड कर दो, मर्ज करके दिखा दो, ठीक है। यही है, एंड ये एक्सेप्शन है क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ दिखाओ और मैटरिटी कहता है बस काम की इन्फॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओ। तो ये क्या हो गया? उसका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो इट इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये क्या है? एक्सेप्शन होता है, ये याद करो एग्जाम में पूछा गया है। एज पर दिस कन्वेंशन आइटम हैविंग इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जिसका असर ज़्यादा नहीं होता, जिसका असर ज़्यादा नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बिंग इरेलेवेंट, जो काम की चीज़ें नहीं होती हैं, जो कि भैया हमारे काम की चीज़ें नहीं होती हैं, टू दी यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस अनइम्पॉर्टेंट आइटम आई आइदर लेफ्ट आउट, या तो उसको आप लेफ्ट आउट कर दो, छोड़ दो, और मर्ज कर दो विद अदर आइटम, ठीक है ना भैया। ये बस इतना कहता है जो काम की सिग्निफिकेंट चीज़ें नहीं है उसको भैया तो दिखाओ मत, अगर दिखाना है तो क्या कर दो? मर्ज कर दो विद अदर आइटम, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरी ओवरबर्डन। वरना होगा क्या? आपका जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है भैया, स्टेटमेंट ऑफ पीआई है, बैलेंस शीट है, वो ओवरबर्डन हो जाएगा, बेफायदों का उसमें क्या बोलते हैं ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपका ये कहता है, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये जो कन्वेंशन है ना, ये कहता है भैया बच के चलो, पेइंग सेफ, सेफ होके खेलो, ठीक है। ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को भैया कंसीडर करो, देखो उसको रिकॉर्ड कर लो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले जो प्रॉफिट हैं जो कि अभी हुए नहीं होंगे उनको इग्नोर करो, उनको जाने दो, ठीक है। ये कन्वेंशन बस इतना कहता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करो एंड जो भी लॉसेस हो रहे हैं उसको आप ध्यान में रखो एंड उसको रिकॉर्ड कर लो पहले, ठीक है, मतलब सेफ होके चलो। अब कहता क्या यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो भैया अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन और द एंटीसिपेटेड, भैया और द एंटीसिपेटेड लॉसेज, जो भी भैया एंटीसिपेटेड आपको लगता है कि होंगे फ्यूचर में, ठीक है, शुड बी रिकॉर्डेड, उनको रिकॉर्ड करिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बट ऑल एंटीसिपेटेड या फिर अनरियलाइज्ड गेन, जो कि आपको गेन फ्यूचर में हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, उसको क्या कर दो? इग्नोर कर दो, उसको इग्नोर कर दो। इसलिए तो भैया प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बनाते हैं कि हमको लगता है कि मेरा बैड डेप्ट हो जाएगा तो हम लोग प्रोविजन बना के रख लेते हैं, एग्जाम में पूछेगा। तो इट इज अ पॉलिसी ऑफ पेइंग सेफ, सेफ होके खेलना। देखो
फ्यूचर में अगर लॉस होने वाला होगा पहले से अगर आप तैयार होगे तो आपको फ़ायदा ही होगा ना, बट फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसके लिए क्या ही करोगे, लेकिन लॉस के लिए आपको पहले से तैयार होना होगा। तो ये कन्वेंशन बस इतना कहता है कि भैया फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होने वाला है उसको छोड़ दो, उसको मत रिकॉर्ड करो, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड करके रख लो, ठीक है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ पेइंग सेफ। प्रोविजन, अब भैया इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर प्रोविजंस बनाते हैं। प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन दोस्तों का मतलब ये होता है कि जब भी हमको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, ठीक है, तो उस लॉस से बचने के लिए प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल के बना देते, अलग से रख देते हैं और उसको बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन एक लीगल नेसेसिटी है, ये भैया आपको कंपलसरी है बनाना, ऐसा नहीं कि कोई बनाता कोई नहीं बनाता, ये लीगल है, कानूनी है, आप बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने उधार में सामान बेचा बहुत सारे लोगों को, 1 लाख का मार्केट में सामान बेच दिया। अब मुझे लगता है कि कोई लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, तो मैंने 1 लाख के ऊपर 10% का प्रोविजन बना दिया, ठीक है, मतलब कि मुझे लगता है कि 10,000 नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जब फ्यूचर में मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैंने भरपाई उस पैसे से करेंगे। जब मुझे लगता है कि पैसा नहीं मिलेगा तो मैंने 1 लाख के ऊपर 10% का प्रोविजन बनाया, इसका मतलब मैंने उस आय के जो प्रॉफिट हुआ था प्रॉफिट निकाल के अलग से रख दिया, ठीक है। अब जब मैंने रख दिया तो उससे फ़ायदा क्या होगा, फ्यूचर में जब भी मुझे लॉस होगा तो उस पैसे से हम उसकी भरपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड किया और हमने क्या कर दिया, उससे बचने के लिए तैयारी पहले से करिए, ठीक है। तो प्रोविजन इसलिए बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ रिजर्व, ये सब चीज़ें आपका होता है, ठीक है। इवन दो अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर आपको ये नहीं पता, देखो अब हमको ये तो नहीं पता ना कि फ्यूचर में कितना हमको लॉस होगा, लेकिन ये पता है लॉस होगा, तो भी हम लोग प्रोविजन बना सकते हैं। प्रोविजन की खास, प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या है, प्रोविजन हम लोग बनाते हैं जब हमको ये पता होता है कि फ्यूचर में लॉस होगा, नॉन लायबिलिटी, बट उसका अमाउंट अननोन होता है। और रिजर्व क्यों बनाते हैं कि भैया लायबिलिटी भी अननोन है और क्या बोलते हैं अमाउंट भी अननोन है, हमको कुछ नहीं पता, हाँ लॉस हो सकता है, क्या होगा ये नहीं पता होता, ठीक है। अब भैया यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, ये एग्जांपल आपको एकदम अच्छे से याद करने हैं, ये एग्जांपल आपको अच्छे से याद करने, एग्जाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। तो भैया पहला एग्जांपल क्या है, यहाँ पे देखते हैं। पहला एग्जांपल है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड कॉस्ट प्राइस या फिर रियलाइजेबल वैल्यू, इसका मतलब होता है मार्केट वैल्यू, इसका मतलब होता है मार्केट वैल्यू। देखो भैया क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि साल के अंत में जो सामान बच गया नहीं बिक पाया। अब मान लो कि भैया मैं फर्नीचर बेचता हूँ, मेरे पास 100 फर्नीचर थे, एक फर्नीचर का दाम 1000 रुपये था, मैंने सारे फर्नीचर बेच डाले, बस 5 फर्नीचर भी बचे हुए हैं, 5 फर्नीचर मैं नहीं बेच पाया, तो उनका एक फर्नीचर का दाम 1000 रुपये है, तो 5 फर्नीचर के दाम 5000 होंगे, ठीक है। अब साल का अंत आ गया और मुझे क्या बोलते हैं उसको रिकॉर्ड करना है, तो मैंने जब पता किया तो मार्केट में उसकी वैल्यू जो क्या बोलते हैं क्या थी, मार्केट में उसको बेचने पे मिल गया था एक का मुझे मिल गया था क्या बोलते हैं, तो अगर मैं 5 को बेच दूँ तो मुझे मिल गया था 4000 रुपये केवल, ठीक है ना, मतलब एक ठो बेचने पे मुझे 800 मिल गया था, ठीक है, 200 का नुकसान हो गया था, ठीक है। अब बताओ कि जो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो सामान नहीं बचा, मतलब बिका नहीं बच गया, उसको किस दाम पे रिकॉर्ड करेंगे, 1000 का रिकॉर्ड करेंगे, 5000 कि 4000 रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अगर उसको हम बेचते मार्केट में जाके तो हमको तो 4000 मिलता, लेकिन भैया अगर क्या बोलते हैं बुक्स की वैल्यू कितनी है उसकी 1000 रुपये, मतलब 5000, तो किस दाम पे रिकॉर्ड करेंगे। तो भैया ये कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस जो उसका दाम था मतलब 1000 रुपये या फिर मार्केट प्राइस, दोनों में से जो कम होगा, मार्केट का मतलब होता है जिस दाम पे उसको आप मार्केट में बेच सकते हो, जितना बेच के उसको पैसा मिलेगा। तो इसीलिए जब भी बिजनेस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक वो सामान जो साल के अंत में बच जाता है उसको हम लोग उसकी कॉस्ट प्राइस को देखते हैं कि भैया उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, किस दाम पे हमने उसको खरीदा था एंड किस दाम पे मार्केट में बिक रहा है, तो दोनों ही में से दो दाम कम होगा उस दाम पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ कि आप होने वाले लॉसेस से बच गए, ठीक है। 1000 का था बिका है 800 का, तो आपने रिकॉर्ड कितने का किया 800 का, वरना 1000 का रिकॉर्ड करते बिकता तो 800 का, तो 200 का नुकसान हो जाता, तो आपने पहिए से ही 800 का रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इसीलिए बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कभी कभी डेटर जो होता है ना जिनको आपने सामान उधार में बेचा है वो भैया पहले पैसा पे करने आ जाते हैं, 3 महीने का उधार दिया था 2 ही महीने में आगे भैया पैसा ये लो, तो आपको उनको डिस्काउंट देना पड़ता है, तो भैया कितना डिस्काउंट दोगे आपको देना, तो आपके तो नुकसान हो गया, इसीलिए आप उनके लिए प्रोविजन बना के रखते हो, ठीक है। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जैसे गुडविल को कभी कभी राइट ऑफ करना होता है, पेटेंट को, ट्रेडमार्क को, तो इनके लिए भी हमें बना के रखते हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इन सोन, ये फॉर एग्जाम्पल है, जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है इस सोन ओनली एट सरेंडर वैल्यू, ठीक है ना, अगेंस्ट द अमाउंट पेड। अब ये क्या होता है, मान लो कि अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है 1 लाख रुपए का, ठीक है,
और उसकी जो सरेंडर वैल्यू है वो 50,000 रुपये है, तो भैया आप हमेशा उसको सरेंडर वैल्यू पे दिखाओगे, जितना पैसा मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना, जितना पैसा मिलने के चांसेस होते हैं हमेशा उस वैल्यू पे क्या बोलते हैं आप इंश्योरेंस की वैल्यू को दिखाओगे, ठीक है। ओके, अब भैया इफेक्ट ऑफ दिस कंसेप्ट, तो इसका फायदा क्या, इसका इफेक्ट क्या क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस वी डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट, इसके कारण आपका प्रॉफिट एंड लॉस कम शो करता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने भैया बहुत सारे प्रोविजंस बना के रखे हुए हैं, क्या बना के रखे हैं, प्रोविजंस, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है फ्यूचर में लॉस होगा, तो आपने भैया बहुत सारे प्रॉफिट में से निकाल के पैसा रखा हुआ है फ्यूचर में लॉसेस से बचने के लिए, तो प्रॉफिट आपका कम दिखाएगा, ठीक है ना। ओके, बैलेंस शीट वी डिस्क्लोज अंडर स्टेटमेंट, आपकी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू कम दिखाएगी, एंड भैया ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीक्रेट रिजर्व इज क्रिएटेड, भैया सीक्रेट रिजर्व बनाते हैं विद द इफेक्ट ऑफ दिस कन्वेंशन, भैया ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका कम शो होता है भैया, प्रॉफिट कम होता है इन कंपैरिजन टू एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि भैया आपने कितना सारा प्रॉफिट निकाल के तो प्रोविजन बना के रखा हुआ है। दूसरा, आपका बैलेंस शीट की में जो एसेट्स है वो हमेशा कम शो करेगा एंड आपकी लायबिलिटीज ज़्यादा शो करेंगी, ठीक है। एंड भैया सीक्रेट रिजर्व बना के रखते हैं, सीक्रेट रिजर्व होता क्या है, मान लो बिजनेस के अंदर डेप्रिसिएशन 10% से चार्ज करना चाहिए था, आपने चार्ज कर दिया 20% से, ठीक है, तो भैया आपने ज़्यादा चार्ज कर दिया ना, तो ये बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। कंपनी कभी कभी सीक्रेट रिजर्व बना के रखती है, इंडिया में अलाउड नहीं है कि आप सीक्रेट रिजर्व बनाइए, बट बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, सीक्रेट रिजर्व बना के रखती हैं। ओके, तो भैया कन्वेंशन हमारे सारे हो गए, हमने तीनों ही कन्वेंशन को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया, ठीक है। तो भैया कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर आपको समझ में आ गया कि भैया जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। मैटरिटी क्या होता है, केवल काम की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, और भैया कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसका मतलब भैया होता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को ध्यान में रखो और प्रॉफिट को इग्नोर मारो। एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम्पल्स कि क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू, मतलब रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम होगा उस दाम पे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जो बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, सबके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम्पल्स ना, सब एग्जाम्पल्स एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना यही खत्म होता है। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो उसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।